जो एक कंस्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या चीज़ शामिल होते हैं, ये हमारे पास पिनाइल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर इसके इंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब जो बता रहा था ये, इसके अलावा थायराइड ग्लैंड है, हम ये नहीं पढ़ रहे अभी, थायराइड ग्लैंड है, सही है। फिर हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड है, हमारे पास फिर एड्रेनल ग्लैंड है, फिर इसके दो पार्ट्स होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला, दोनों के अलग अलग हम लोग यूरिनरी सिस्टम में पढ़ा होता कि एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज़ करता है, एड्रेनल मेडुला क्या रिलीज़ करते हैं, लेकिन हम दोबारा इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास स्टमक भी है, दिस वर्क लाइक अ ग्लैंड, पेंक्रियाज भी है, इसके अलावा ड्यूडेनम है, ओवरीज है और टेस्टीज है। कोई बता सकता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ओवरी एंड टेस्टीज? जी सर, टेस्टिस मेल में होती है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, गुड, ओवरीज फीमेल होती है। ओके, सिर्फ नाम से वो है लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है। डिफ्रेंशिएशन जो है, कुछ हार्मोन जो है मेल में ज़्यादा होते हैं, कुछ हार्मोन जो है फीमेल में ज़्यादा होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं कि अगर मेल हार्मोन जो है फीमेल में कभी कभी वो ज़्यादा हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो उसको समझे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वो लड़कपन वाली वो शो करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ हार्मोन जो है वो मेल में ज़्यादा होते हैं फीमेल वाली, तो इस तरह कुछ एबनॉर्मलिटी वो करते हैं। ज़्यादातर इसका काम जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम है, तो रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी ऑफ सच टाइप ऑफ हार्मोन आइदर रिलीज बाय टेस्टिस और ओवरीज। तो हम ये पढ़ेंगे डिटेल से। दिस इज़ अगेन क्या है कि कहाँ पर है, लोकेशन के साथ ही बताए गए हैं कि फिनाइल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रेनल, पेंक्रियाटिक, आइसोलेट सेल, आइसोलेट ऑफ लैंगरहान सेल जो होते हैं वो हमारे पास वर्क लाइक का एंडोक्राइन सिस्टम करते हैं। दूसरा होता है एसिनार सेल्स होते हैं, वर्क लाइक का एक्सोक्राइन भी करते हैं। ओवरीज और टेस्टिस हैं। फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम्स क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे पास कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिससे खास किस्म के हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसका फंक्शन क्या है, आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम अहम कर, जैसे थायराइड का ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम है। इसी तरह आपके ग्रोथ हार्मोन भी आपके ग्रोथ में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन तक। अगर ग्रोथ हार्मोन एबनॉर्मली बढ़ जाए तो अलग पैथोलॉजिकल कंडीशन होते हैं। आपने देखे होंगे लोग बड़े बड़े हाथ होते हैं, सही है, बड़े बड़े हाथ होते हैं, बड़े लंबे कद वाले होते हैं, तो अलग वो होते हैं। कुछ लोग आपने देखे होंगे ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन की वजह से वो छोटे होते हैं, यानी डेवलपमेंटल स्टेज नहीं होते हैं, तो उसके क्या है, ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इसी तरह थायराइड हार्मोन का भी ये काम है, आपके डेवलपमेंट में अहम किरदार होता है। आप लोग कुछ दिन मैंने बताया जैसे हाइपोथायराइडिज्म वाले मोटे होते हैं, बड़े नींद वाले होते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, भूख वगैरह कम होता है, लेकिन वो मोटे होते हैं। लेकिन हाइपरथायराइडिज्म वाले क्या होते हैं, बिल्कुल दुबले पतले, खाना तो बहुत खाते हैं, एक की जगह दो खाते हैं, लेकिन दुबले पतले होते हैं, तरक्की नहीं कर पाते हैं। रीज़न ये हाइपरथायराइडिज्म, हाइपर एक्टिविटी, इन लोगों को नींद नहीं आते हैं भाई, और बस टेकिपने की कंडीशन होते हैं। तो ये थोड़ी वो है, हर हार्मोन को आपको एक लिमिटेशन में होना लाजिम है। फिर सेक्स डिफरेंशिएशन, हमारे पास कुछ हार्मोन होते हैं जो आपके सेक्स डिफरेंशिएट करते हैं, आइदर दिस इज मेल और फीमेल, जो आप लोगों को ओवरीज और टेस्टिस का मैंने बताया। और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म भी करता है, हमने डिस्कस कर दी। और एडाप्टेशन टू एन एवर चेंज इन एनवायरनमेंट, जैसे एडाप्टेशन हो सकती है अगर एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए, क्योंकि आप लोगों की न्यूट्रिशनल स्टेटस अगर चेंज हो जाए तो आपकी ये हार्मोनल चेंजेस आ सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन करा देता है कौन, आपकी हार्मोन। यूज़ एंड स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर मेटाबॉलिज्म भी करता है और उसको बैलेंस भी रखता है। जैसे एडीएच हार्मोन है, आपके वाटर को बैलेंस करता है या नहीं, एंटी डायोरेसिस है, सही है। कभी सप्रेस होते हैं, जब हम एडीएच हार्मोन को सप्रेस करते हैं तो क्या करते हैं, यूरिनेशन ज़्यादा होता है। जब आपको नीड होती है वाटर को तो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है एडीएच हार्मोन, थर्स्ट मैकेनिज्म आपका स्टार्ट हो जाती है, आपको प्यास लगती है। तो और दूसरा है रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी बरकरार रखते हैं। लेकिन जब इस हार्मोन में कोई एबनॉर्मलिटी होती है, आपने देखे होंगे इनफर्टिलिटी भी हो सकते हैं आपको, और फिर जो फीमेल में अगर ये एबनॉर्मलिटी है तो क्या है, दोज टाइप ऑफ वुमेन और फीमेल इज अनएबल टू कंसीव, भी इस तरह वो हो सकता है। तो ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी ऑफ सच टाइप ऑफ हार्मोन।
हमारे पास देख लो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारे पास ये पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथाइरोइड, एड्रेनल एंड फिनाइल, तकरीबन ये और ये आप लोग जानते होंगे, सही है। फिर हमारे पास हाइपोथैलेमस हमने डिस्कस किया है कि ये भी हमारे पास इसके साथ इंटर डायरेक्ट होता है। हाइपोथैलेमस ये भी खास किस्म के हार्मोन रेगुलेटर है, सही है। और इसके अलावा थाइमस ग्लैंड भी है। पेंक्रियाज भी इसका अहम किरदार होता है। पेंक्रियाज कौन से हार्मोन रिलीज करता है भाई? पेंक्रियाटिक जूस है। एज एंडोक्राइन कौन से होते हैं? इंसुलिन और ग्लूकागोन वगैरह होते हैं जी। इसके अलावा ओरीज है, टेस्टिस है, ओरीज इन फीमेल वाइल टेस्टिस इन मेल। किडनीज, किडनीज में क्या होता है? आपके एरिथ्रोफाइटिन सेल होते हैं, सही है। इसके अलावा स्टमक है, लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्किन, हार्ट और प्लेसेंटा। दीज आर द एंडोक्राइन टिश्यू। अभी एक एक पढ़ते हो क्या है? हार्मोन्स। हमारे पास कुछ हार्मोन जो है एज अ केमिकल मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं। मूव थ्रू द ब्लड की तरफ ये मूव करता है टू डिस्टेंट टारगेट साइट ऑफ एक्शन। तो आपको कहाँ साइड ऑफ एक्शन करना है? जैसे आपके थायराइड हार्मोन जो है वो T3 T4 ब्लड में तो आते हैं, लेकिन इसका साइड ऑफ एक्शन की तरफ चलता है, आपको कहाँ तक जाना है। इसी तरह आपके एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन तो रिलीज होते हैं आपके एड्रेनल ग्लैंड से, लेकिन साइड ऑफ एक्शन इसका क्या? कार्डियक मसल होता है, सही है। टेकिकार्डिया आपको करा देता है, सही है। साइड ऑफ एक्शन इसका क्या है? आपके पोकेंसन सेल्स भी होते हैं, उसको एक्टिवेट करके रेनिन रिलीज करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, सही है। और एट मोस्ट लोकली एज अ पेरोक्राइन और ऑटोक्राइन के तौर पे भी काम करता है। मैसेंजर्स डेट इनसाइड मोर लोकल इफेक्ट्स। मोस्ट आर प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड। हमारे पास जो ज़्यादातर हार्मोन है हमारे बॉडी फ्लूइड में ज़्यादातर पाए जाते हैं एट ऑल द टाइम्स, हर वक्त। एंड ग्रेटर और लेसर अमाउंट्स एज नीडेड, लेकिन बाज़ औक़ात ज़रूरत के मुताबिक रिलीज़ होते हैं और ज़्यादातर हमारी ब्लड में ये कंटिन्यूली तौर पे रिलीज़ होकर ब्लड में मौजूद होते हैं, सही है। और ज़रूरत के वक्त वहाँ पर इफेक्टर ऑर्गन की तरफ चला जाता है। कौन? ये हार्मोन। F5 सही है। फिर हमारे पास देख लो कुछ एंडोक्राइन सिस्टम है, सही है। ये हार्मोन रिलीज होकर ब्लड की तरफ आ जाता है और ब्लड से फिर ये इफेक्टर ऑर्गन की तरफ चला जाता है। इस तरह काम करते हैं। ये ब्लड वेजल्स है, जहाँ पर इसको नीड होती है वहाँ पर ये चला जाता है। ये आपके क्या है? क्या चीज़ है? नर्व सेल्स है। ये क्या है? डेंड्राइट्स है, पता है ना। ये सेल बॉडी है जिसमें न्यूक्लियस होता है, दिस इज एक्सोन। और एक्सोन के एंड में क्या है? साइनेप्सिस होते हैं जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इससे भी एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन यहाँ से भी रिलीज होता है, पता है। और इफेक्टर ऑर्गन की तरफ क्या करते हैं? ब्लड की तरफ आते हैं और ब्लड की तरफ आके फिर टारगेट सेल की तरफ एंटर होके उसका जो इफेक्ट होता है वो कर जाते हैं। तो दिस इज व्हाट, इसी तरह एज अ एंडोक्राइन सिस्टम का ये डायग्राम अगर समझ आ जाए, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज करते हैं, हार्मोन ब्लड की तरफ आ जाते हैं और जहाँ पर नीड होते हैं वहाँ पर इफेक्टर ऑर्गन की तरफ, जैसे यहाँ पर रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर के साथ अपने आप को अटैच करते हैं। जैसे आप लोग वर्क लाइक का रिसेप्टर, आप लोगों का सिटी स्कूल है ना, तो आप लोग यहाँ पर अपने आप को ज्वाइन करते हैं, और तो नहीं जाते हो, अपने स्कूल का पता होता है तो यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी जाते होंगे। तो ये क्या है? दिस वर्क लाइक का रिसेप्टर, सही है। आप लोग इधर ही आते हो, सही है। यहाँ पर सिटी स्कूल इज द रिसेप्टर और यू वर्क लाइक अ हार्मोन। आप यहाँ पर आके अपने आप को अटैच कर लेते हो, सही है। जो मकसद यही होता है। तो यहाँ पर हार्मोन का भी यही है। अभी भी समझ नहीं है जो आप लोग रास्ता वर्क लाइक अ बट वेजल की तरफ काम करते हैं ना, वेजल की तरफ, ब्लड की तरफ आप आ जाते हो यहाँ पे, सही है। अभी भी समझ नहीं आया तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन क्या है? पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन। मेजर क्लास कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, इसमें ज़्यादातर शामिल होते हैं। अरेंज इन अ चेन ऑफ वेरिंग लेंथ। एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास? इंक्लूड हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पेंक्रियाज। हमारे पास एक जो है केमिकल क्लासिफिकेशन, एक एमाइंस कंटेनिंग होते हैं जिसमें एमाइनो एसिड होते हैं, ड्राइव फ्रॉम एमाइनो एसिड, जैसे थायरोसिन है। थायरोसिन जो है वो आपके क्या काम करते हैं पता है? आपके थायराइड हार्मोन T3 और T4 के बनने में अहम किरदार अदा करता है। आपको क्या पता है? आप क्या कह रहे हो कि आपका T3 T4 बस बना बनाया मिलता है? नहीं,
T3 T4 के बनने का अलग मैकेनिज़्म है, अगर टाइम मिलेगा तो वो बताएंगे कि कैसे बनता है। आपकी ये थायराइड ग्लैंड है, इसमें एक हिस्सा जो है थायरोसिन का है, इसमें एक होता है, एक फंक्शन जो है आयोडीनेशन होता है। जब तक आयोडीनेशन नहीं होगी तो T3 T4 नहीं बनता है। देखो कंसेप्ट जो है T3 T4 बनने का कंसेप्ट ये है, T3 का मतलब ये है ट्राईआयोडीन, ट्राईआयोडीन। थायरोसिन का मतलब है इसमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन होती हैं। T3 का मतलब है इसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन है। जब 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन नहीं होगी, सही है, मोनोअमाइन जो होते हैं, जब 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीनेशन नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज मॉलिक्यूल, अगर इसके साथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीनेशन अटैच होंगे तभी इसको T3 कहेंगे। इसी तरह जब फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मॉलिक्यूल फॉर थायरोक्सिन, अगर इसके साथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे, इसको हम T4 नहीं कर सकते हैं। तो ये आयोडीनेशन, आयोडीन का हम बोलते हैं ना, आयोडीन की कमी की वजह से जो ज़्यादातर जो नॉर्दर्न वाले लोगों में ये हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म के शिकार होते हैं, वहाँ पर आयोडीन की कमी होती है। इसकी न्यूट्रिशन आपको बताया भी है कि आयोडीन वाले नमक खाया करें। तो आयोडीनेशन का मतलब ही यही होता है, आपके T3 और T4 के बनने में वो सपोर्ट देता है, मददगार होता है, हेल्पर होता है, दे वर्क लाइक अ हेल्पर। T3 T4 नहीं बनेगा जब आयोडीन नहीं होगी। इसी तरह ये थायरोसिन नहीं होगी तो T3 T4 नहीं बने। हर एक चीज़ की अहमियत है, सही है। तो ये अमाइंस हैं, आर ड्राइव फ्रॉम अमाइनो एसिड, जैसे थायरोसिन मैंने बताया, ई.जी. थायराइड हार्मोन्स और केटोकोलामाइंस। हम केटोकोलामाइंस किसे कहते हैं? हमारे पास होते हैं, एक होता है एक्सोजेनस केटोकोलामाइंस, एक होता है एंडोजेनस केटोकोलामाइन। एंडोजेनस केटोकोलामाइंस जो है विद इन द बॉडी। आपके जिस्म में एंडोजेनस केटोकोलामाइंस कौन से होते हैं? जैसे एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन इज नोन एज एंडोजेनस केटोकोलामाइन विच वर्क लाइक अ फाइट और फ्लाइट कंडीशन में, और आपको टेकार्ड या टेकिपनिया, आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है व्हेन देयर इज नीड, सही है। या आप क्या बोलते हैं, हाइपोवोल्मिक शॉक की तरफ चलते हो तो आपके केटोकोलामाइंस काम करते हैं। लेकिन जब एंडोजीनस केटोकोलामाइंस का जो क्या बोलते हैं कोपिंग मैकेनिज्म कुछ हद तक होती है, इसको रेगुलराइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो फेल हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, एक्सोजीनस केटोकोलामाइंस देते हैं, हम इंजेक्शन के तौर पे देते हैं, फिर फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की तरफ चलते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी CPR भी चलता है और इंजेक्शन भी दे देते हैं, सही है। तो मैकेनिकल पाथवे और फार्माकोलॉजिकल पाथवे दोनों देते हैं फिर। तो केटोकोलामाइन समझ आ गया। फिर हमारे पास कुछ होते हैं स्टेरॉइड, हम इंजेक्शन भी स्टेरॉइड देते हैं, लेकिन हमारा जिस्म भी स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करता है, डिराइव फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल एंड आर सीक्रेटेड बाय आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स, जो है स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करते हैं, सही है। इसके अलावा गोनेड्स और प्लेसेंट जो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, दीज आर द स्टेरॉइड हार्मोन। आपके एंड्रोजीन हार्मोन है और इसका एस्ट्रोजीन हार्मोन है, दीज आर व्हाट, दीज आर द स्टेरॉइड हार्मोन। इसलिए जब ये आपको पता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इंजेक्शन भी लगते हैं, इस तरह ये दूसरे हार्मोन एस्ट्रोजीन वगैरह ये भी लगते हैं। इसी तरह जब ये ज़्यादा दिया जाता है तो बंदा बढ़ जाता है, क्योंकि दे वर्क लाइक अ स्टेरॉइड, तो ये स्टेरॉइड हार्मोन है। इसलिए आपने देखे होंगे जो आपके जो सेकेंडरी, एक होता है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक, एक है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, जो आपको एक वक्त होता है बलूगत वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, हम उर्दू में ये भी कह सकते हैं खुसूसियात, जैसे आवाज़ का चेंज होना, सही है, आपके बियर्ड आना, सही है, ये टेस्टोस्टेरोन क्या बता रहा हूँ पहले, सही है। और इसके अलावा सेक्सुअल डिज़ायर का उभरना, ये सब टेस्टोस्टेरोन से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह एंड्रोजीन हार्मोन में ये है, ये खुशियात नहीं है कि बाल वो आ जाए, ये तो नेचुरली वो सिस्टम है। तो ये कौन करता है? ये दे वर्क लाइक आप लोगों को जो चेंजेस, बॉडी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये सब चेंजेस क्यों आ जाती हैं? ड्यू टू दिस हार्मोन। ये दे वर्क लाइक अ स्टेरॉइड, जैसे स्टेरॉइड देने से क्या होता है, बंदा बढ़ जाता है ना, जो बॉडी बिल्डिंग वाली गोलियां भी देते हैं, तो ये होता है, तो डेंजरस होते हैं, सही है। और गोनेड्स एंड प्लेसेंटा पता है ना, प्लेसेंटा पता है? चलो शुक्र है पता है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हर हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। देखो हार्मोन्स इंटरेक्ट विद हाई एफिनिटी रिसेप्टर, कुछ जो है हाई एफिनिटी रिसेप्टर पे काम करते हैं, अपने आप को अटैच करते हैं। रिसेप्टर का कंसेप्ट मैंने बता दिया, सही है। दीज आर लिंक टू वन और मोर इफेक्टर सिस्टम इन द सेल, यानी ये बोलते हैं कि सेल में एक या एक से ज़्यादा इफेक्टर सिस्टम के सेल पे ये अपने आप को अटैच करते हैं। दूसरा ये सम रिसेप्टर आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, कुछ रिसेप्टर जो है क्या होते हैं, सेल सरफेस पे मौजूद होते हैं, अपने आप को अटैच कर लेते हैं, और ये फिर सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म को स्टार्ट कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकंड मैसेंजर को
CAMP, C for stand for साइक्लिक एमाइनो मोनोफॉस्फेट, ये सेकंड मैसेंजर में चेंज करते हैं। और जब साइक्लिक एमाइनो मोनोफॉस्फेट आपके सेल में बन जाता है बाय द स्टिमुलेशन ऑफ सच टाइप ऑफ हार्मोन, तो आपके सेल में ATP प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है और आपको तवानाई मिलती है, जो नीड डिज़ायर इफेक्ट है वो मिल जाता है। जब साइक्लिक एमाइनो मोनोफॉस्फेट नहीं बनता है तो आपको डिज़ायर इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो डिज़ायर इफेक्ट के लिए साइक्लिक एमाइनो मोनोफॉस्फेट में होना है, वो कैसे करते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ अभी। और दूसरा है अदर आर लोकेटेड इन द सेल, कुछ सेल के अंदर मौजूद है, कुछ सरफेस में मौजूद होते हैं। जो सरफेस में मौजूदगी वाले सेल को जब स्टिमुलेशन मिलते हैं वो सेकंड मैसेंजर में काम करते हैं। सेकंड मैसेंजर का नाम है CAMP, साइक्लिक एमाइनो मोनोफॉस्फेट, AMP, सही है, ANP नहीं, AM मोमेंट। दूसरा है दे आर मॉड्यूलेटेड द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, कुछ जो सेल के अंदर होते हैं वो मॉड्यूलेटेड होते हैं, वो एंजाइम सिंथेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बनाते हैं, सही है। और इसके अलावा स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाते हैं। जैसे आपके स्ट्रक्चर प्रोटीन कौन से स्ट्रक्चर है, जैसे आपके स्ट्रक्चर प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, आपके स्किन भी स्ट्रक्चर प्रोटीन है, आपके जो बाल है ये भी स्ट्रक्चर प्रोटीन के पार्ट्स हैं। तो कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पे बनाते हैं और कुछ जैसे एल्बुमिन, ग्लोबिन, दीज आर द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ये कौन बनाते हैं, सेल के अंदर बनते हैं। तो हर एक हार्मोन के अलग अलग काम होते हैं। देखो ये डायग्रामिकल स्ट्रक्चर, आप पूरा मैकेनिज्म बता रहा हूँ, हाउ द जो आपके जो सेल के सरफेस पे मौजूद होते हैं। दिस इज द सेल, ये हमारे पास सेल्स हैं, ये रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर का मतलब एक गेटवे है, पाथवे है। जैसे ये गेट मेरे लिए क्या है, दे वर्क लाइक अ रिसेप्टर, सही है। तो ये रिसेप्टर है। फॉर एग्जांपल ये हार्मोन, मैंने आप लोगों को क्या कहा कि हार्मोन कहाँ होते हैं, आपके विद इन द ब्लड होते हैं, ग्लैंड से रिलीज होके ब्लड की तरफ आ जाता है, ब्लड की तरफ आ जाता है ये हार्मोन, सही है। हार्मोन ग्लैंड रिलीज करके कहाँ आ जाता है, ब्लड की तरफ आ जाता है। और ये ब्लड की तरफ जब आ जाता है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर देखो फर्स्ट मैसेंजर जो है हमारे पास एपिनेफ्रिन है, नॉन एपिनेफ्रिन है, सही है। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और पेप्टाइड हार्मोन है, ये रिलीज हो गए। कहाँ से रिलीज हो गए, ग्लैंड से। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन आप लोगों को पता है कहाँ से होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से, सही है। पेप्टाइड हार्मोन, कुछ ये भी पेप्टाइड हार्मोन ये भी हो सकते हैं आपके। जब ये रिलीज हो के ये रिलीज हो गया, दिस इज द हार्मोन, ये ब्लड की तरफ आएगा और इफेक्टर सेल की तरफ अपने आप को लेके जाएगा। तो इफेक्टर सेल ये वापस ये क्या है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। यहाँ पे रिलीज होके यहाँ पे अपने आप को क्या करेगा, अटैच करेगा। जब ये सेल के सरफेस पे, ये रिसेप्टर है, ये सेल के सरफेस पे अपने आप को अटैच करेगा, when the hormone receptor complex has been made, so it will enter to your cell, आपके सेल के अंदर चला जाएगा और क्या करेगा, ATP कन्वर्ट करेगा किसमें, यानी बाय व्हाट, हमारे पास यहाँ पर सेल के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका क्या नाम है, एडेनालाइल साइक्लेज एंजाइम, सही है। वो उसका काम क्या होता है, एडेनालाइल साइक्लेज एंजाइम का काम क्या होता है, टू कन्वर्ट द ATP इनटू व्हाट, CAMP, सही है। तो एडेनालाइल साइक्लेज एंजाइम जो है ये जब तक ये स्टिमुलेशन नहीं मिली हुई होती है, ये आपकी एडेनालाइल साइक्लेज एंजाइम वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। एक्टिव कब होता है, जब ये दोनों का कम्प्लेक्स बन गया, ये एक्टिवेट हो जाता है कि हार्मोन आ गया, मैं एक्टिवेट हो जाऊं, सही है। जैसे मैं क्लास में आ जाता हूं, आप लोग एक्टिव हो जाते हो ना, तो यू वर्क लाइक अ हार्मोन, आप लोग इसमें कन्वर्ट हो जाता है, आप लोगों को मैं टीचिंग दे देता हूं। तो ये कम्प्लेक्स बन गया, इस कम्प्लेक्स के बाद एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। इस एक्टिवेशन की वजह से ATP जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, साइक्लिक एमाइनो मोनोफॉस्फेट में। और साइक्लिक एमाइनो मोनोफॉस्फेट जो है दे वर्क लाइक अ सेकंड मैसेंजर। और जब ये साइक्लिक एमाइनो मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। और इसका काम क्या होता है, अल्टरेशन इन एंजाइम एक्टिविटी, यहाँ से एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो अल्टर करा देता है, बढ़ा देता है, और टारगेट सेल रिस्पॉन्स जो है आपको मिल जाता है, जो डिज़ायर इफेक्ट है आपको मिल जाता है। बाय व्हाट, बाय द स्टिमुलेशन ऑफ सच टाइप ऑफ हार्मोन। इसी तरह होता रहता है। ये भी देखो स्टेरॉयड हार्मोन है, ये थायराइड, जैसे फॉर एग्जांपल T3 है या T4 है। मैंने आप लोगों को दो किस्म के पढ़े, सेल रिसेप्टर पे कुछ पाए जाते हैं, कुछ जो है सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये सेल के अंदर है ये रिसेप्टर। तो इसके साथ जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया, मीन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गए। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोगों ने सुना है या नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, और द ऑर्गन ऑफ द सेल इज नोन एज ऑर्गेनल्स।
ये इसके साथ जब ये क्या करेगा, ये रिसेप्टर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मेरे पास क्या है, ये स्टिमुलेटर है, हार्मोन है, इसके साथ कम्प्लेक्स बन गया। इस कम्प्लेक्स की वजह से फिर क्या होगा, एटीपी प्रोडक्शन। हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ एनर्जी। तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और इस एनर्जी के प्रोडक्शन की वजह से फिर क्या होगा, अल्ट्रेशन इन स्ट्रक्चर प्रोटीन और एंजाइम एक्टिविटी। आपके स्ट्रक्चर प्रोटीन या एंजाइम एक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। यहाँ देख लो, ये सेल के अंदर चला जाता है, ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए। हम बोलते हैं डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए का मतलब क्या है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन और एंजाइम्स। सही है, आपके एंजाइम प्रोडक्शन या एंजाइम सिंथेसिस कौन करता है, आपके आरएनए करता है। लेकिन ये आरएनए कौन बनाते हैं, डीएनए। इसको ये देखो, ये दे वर्क लाइक अ कॉपी ऑफ डीएनए की कॉपी को हम आरएनए कह सकते हैं। इसको स्टिमुलेशन मिल गई, इसको मैसेज मिलता है कि क्या बनाओ, प्रोटीन की नीड है वो बनाओ, तो इसको ये मैसेज मिल गया, ये कॉम्बिनेशन की वजह से, और ये क्या बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज द डिजायर इफेक्ट। दोनों का मैकेनिज्म, वन इज सेल सरफेस के अंदर ये, यानी सेकंड मैसेंजर का प्रोडक्शन कैसे होता है, सेल सरफेस पे अपने आप को अटैच करके एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करके साइक्लिक एमाइनो मोनोफॉस्फेट बनाता है और प्रोटीन सिंथेसिस करता है। दिस इज द वन पाथवे। द सेकंड पाथवे जो है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है, सेल के अंदर होता है स्टिमुलेशन या हार्मोन जो है, यानी हार्मोनल रिसेप्टर कम्प्लेक्स बन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पर जब होता है, और फिर ये क्या करेगा, एटीपी प्रोडक्शन बढ़ा दे, और इस एटीपी प्रोडक्शन की वजह से फिर क्या आएगा, या यहाँ पे आ जाता है न्यूक्लियस के अंदर, यानी डीएनए को मैसेज मिलता है, और डीएनए के मैसेज की वजह से आरएनए बनता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। दिस इज द अनदर पाथवे ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। ये दो पाथवे आप लोगों ने डायग्रामिकली स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ लिया। कुछ सवाल है यहाँ इसमें, एनीवन इज हैविंग क्वेश्चन इन दिस पाथवे? The endocrine system. What is endocrine system? Structure and function of pituitary gland. हम फर्स्ट ऑफ ऑल वन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। हमने ओवरऑल पाथवे पढ़ा कि एक हार्मोन कैसे काम करते हैं। हमने पिट्यूटरी हार्मोन को नहीं टारगेट किया। हमारा पास कोई एड्रेनल ग्लैंड से जो हार्मोन उसका टारगेट नहीं था, लेकिन हमने एक सिंपल मैकेनिज्म पढ़ा कि हाउ द हार्मोन वर्क्स ऑन द सेल या विद इन द सेल। सेल पे कैसे काम करते हैं और सेल के अंदर कैसे काम करते हैं। तो आप लोगों ने सेकंड मैसेंजर पाथवे सीखा, और दूसरा विद इन द सेल प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करते हैं। अगर फिर हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इसको हाइपोथैलेमिक कंट्रोल है। इसको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। एम्पेंडुलम इसमें होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। मजीद इसके क्लासिफिकेशन आप लोग यहाँ पे पढ़ लोगे। सॉरी, ये है द पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस। इसको हम हाइपोफाइसिस के पता है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज में कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, सही है। और ओवरऑल पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस कहते हैं, लेकिन इंटीरियर को अलग नाम देते हैं, पोस्टीरियर को अलग नाम देते हैं। इसका काम क्या है, इज अबाउट 4 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली एंड सीक्रेट 9 डिफरेंट हार्मोन। ये वो करता है आइदर फ्रॉम द इंटीरियर आइदर फ्रॉम द पोस्टीरियर। टोटल तकरीबन 9 हार्मोन ये रिलीज करता है। लोकेशन क्या है, स्मॉल ओवल ग्लैंड होता है, ओवल की तरह होता है ना, ओवल जानते हो, जस्ट लाइक एग, लाइज इन द हाइपोफाइसियल पोसा। हाइपोफाइसियल पोसा में होता है, पोसा इज द स्पेस ऑफ द स्पिनाइड बोन। स्पिनाइड बोन आप लोगों ने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा होगा, सही है। स्पिनाइड बोन बिलो द हाइपोथैलेमस अटैच बाय अस्टाक। ये अटैच होता है बाय अस्टाक, मीन एक डंडी के साथ ये अटैच होता है। स्ट्रक्चर क्या है, द पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, जो हमने अभी पढ़ लिया था। एंड अबाउट ग्रोथ ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू की तौर पे काम कर देता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द नर्व्स टिश्यू फ्रॉम द ब्रेन। और इंटरमीडिएट लोब जो है हार्मोन्स फाउंड ड्यूरिंग
फेटल लाइफ एंड इन प्रेगनेंसी। लेकिन हमारे पास ये दो खास हैं, कौन कौन से? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। देखो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है? एपेंडुलम है, ये अटैचमेंट है, सही है। और इसके अलावा एंटीरियर लोब को हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर। एंटीरियर मीन फ्रंटल, सही है, और ये पोस्टीरियर की तौर पे काम करते हैं। मज़ीद देख लो, हाइपोथैलेमस जो है इसको कंट्रोल करता है, इसको स्टिमुलेशन मिलती है, खुद ब खुद जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेशन कौन देता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को कौन स्टिमुलेशन देती है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए। आपके ब्लड में T3 फॉर एग्जांपल इस तरह होता है, ओवरऑल मैकेनिज्म ये होता है, आपके ब्लड में T3 T4 कम हो गया तो किसको स्टिमुलेशन मिलेगी? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो है ख़ास किस्म के हार्मोन रिलीज़ करेगा और किसको बताएगा? किसको बताएगा भाई? हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एफेक्टर ऑर्गन पे काम करेगा। अभी देखते हैं हाइपोथैलेमस, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, इसमें हार्मोन्स होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ब्लड वेजल्स हैं, सही है। हमारे पास इंटीरियर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे दो किस्म के हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और ADH, सही है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? यूट्राइन मसल और मेमरी ग्लैंड की कॉन्ट्रैक्शन करा देता है, सही है। कॉन्ट्रैक्शन कराते एक प्रेशर डेवलप करता है, और डिलीवरी में भी इसका अहम किरदार होता है ऑक्सीटोसिन का। वाइल द ADH हार्मोन जो किडनी ट्यूब्यूल्स पे काम करता है, जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर करता है, आपके वाटर को बैलेंस करता है, जो हमने पढ़ा था। जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसको भी कंट्रोल कौन करता है? आपके हाइपोथैलेमस करता है, सही है। और हाइपोथैलेमस को कौन इसको करता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। TSH हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ये एंटीरियर का बता रहा हूँ, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे काम करता है? इसमें लिखा भी है स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड। दूसरा कौन सा है? एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये किसको काम करता है? एड्रेनल कोर्टेक्स पे काम करता है, सही है। इसके अलावा FSH और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ये कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और इसको पोलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन को एक्टिवेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को कौन एक्टिवेट करता है? ओके, टेस्टिस और ओवरीज को स्टिमुलेशन मिलती हैं कि कब क्या करना है आपको। और दूसरा है ग्रोथ हार्मोन, एंटायर बॉडी, सही है, आपकी पूरी बॉडी पे आपको बढ़ने में मददगार होता है, सही है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो आपकी मेमरी ग्लैंड पे इफेक्ट करता है, मिल्क प्रोडक्शन में इसका अहम किरदार है। और दूसरा है, और इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसका अहम किरदार, इसलिए ये चेक किया जाता है TSH को भी और प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये हार्मोनल पाथवे वो करता है। और दूसरा क्या है? एंडोर्फिन। एंडोर्फिन जो है हमारे पास पेन को वो करते हैं, पेन रिसेप्टर इन द ब्रेन होता है, एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करते हैं। जबकि क्रोनिक हमारे पास वर्क लाइक का एंडोर्फिन जो है आपके एक नेचुरल पेन किलर है एंडोर्फिन हार्मोन। जब आपको ज़्यादा पेन होता है, आप लोग देखे होंगे जो क्रोनिकली पेन वाले होते हैं, उन लोगों को जब क्रोनिकली बीमार हो जाते हैं, इन लोगों को फिर पेन नहीं होते हैं। हम बोलते हैं इसमें थ्रेशोल्ड बढ़ गए। ये थ्रेशोल्ड कौन बढ़ाता है? ये एंडोर्फिन हार्मोन बढ़ा देता है। आपने देखा होंगे जो बड़ा नालायक बंदा होता है वो बार बार मार खा के उसके जो ब्रेन है वो क्या रिलीज करता है? एंडोर्फिन हार्मोन, इसके जिसमें फिर वो होता है, इसलिए उसको फिर मार दार का कोई असर ही नहीं होता है। मकसद ये वो एंडोर्फिन हार्मोन ही रिलीज होता है जी। दीज आर द नेचुरल किलर, पेन किलर जी। सर वो जो रिसेप्टर, पेन रिसेप्टर, केमो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, ये वो उसके सर ब्रेन के न्यूरॉन सिस्टम के या फिर हार्मोन सिस्टम? ये नर्व सिस्टम भी है। वी वर्क ऑन और टॉपिक इज नॉट द पेन। सर अभी पेन रिसेप्टर आया ना सर, पेन हमारे पास फिर ऑक्सीटोसिन और ADH हार्मोन जो है वो क्या करते हैं? आपके कहाँ से रिलीज होते हैं? आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। जबकि हमारे पास देखो अभी हमारे पास ये जवाब आ गया कि आपके हाइपोथैलेमस को देखो PRH क्या होता है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन क्या रिलीज करेगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या रिलीज करेगा? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है? आपके हाइपोथैलेमस से, सही है। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और हाइपोथैलेमस
सी रिलीज होके कहाँ पे इफेक्ट करेगा? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को बताएगा कि क्या रिलीज करो? प्रोलैक्टिन। इसी तरह हमारे पास पीआईएच है। पीआईएच क्या होते हैं? प्रोलैक्टिन एनहेबिन हार्मोन। ये बताता है कि प्रोलैक्टिन बढ़ गया, क्या हो जाओ? रुक जाओ। किसको बताएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को। सही है, रुक जाओ। इसी तरह थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको बताएगा? क्या रिलीज करो? टीएसएच को। सही है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। वहां से ब्लड से मैसेज आया कि आपके ब्लड में क्या है? T3 T4 कम है, तो हाइपोथैलेमस को जब मैसेज मिलेगा और हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। And this thyrotropin releasing hormone will lead to activate your pituitary gland, and your pituitary gland will release what? TSH. And what the TSH will do? It will stimulate your thyroid gland to release what? T3 and T4. सही है। इसी तरह हमारे पास फिर क्या है? CRH क्या है? What is CRH? What is CRH?